अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 6 अगस्त 1945 जापान के शहर हिरोशिमा में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुहाना दिन था, नीला आसमान था, अच्छी धूप थी और मंडे मॉर्निंग का वक्त था। सुबह के 8 बजे लोग जस्ट पहुंचे थे अपने ऑफिस में काम करने के लिए। छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे थे और स्कूल का पहला पीरियड शुरू होने वाला था। इसी बीच लोगों को आसमान में अमेरिकन बोइंग 29 गुजरता हुआ नजर आता है। ठीक 8:15 पर इस जहाज से कुछ नीचे की तरफ टपकता है। दूर से लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे थे कि एक छोटी सी चीज क्या गिर रही है इस एरोप्लेन से। लोगों ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब होगा। 43 सेकंड्स एग्जैक्टली ये 43 सेकंड तक जमीन की तरफ गिरता रहता है और उसके बाद एक पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। शहर में मौजूद हजारों लोगों को अपनी जिंदगी के आखिरी पल में एक तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। बॉम्ब धमाके की वजह से इंस्टेंटली एक फायर बॉल बन जाती है, मानो कि एक छोटा सा सूरज बन गया हो। जमीन पर दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक चुटकी में ही 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, क्यों? आखिर क्यों गिराया गया ये बॉम्ब? क्या वजह थी इसके पीछे? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब की कहानी। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. हमारी कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। ये वॉर शुरू हुई थी 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड कंट्री को इन्वेड किया, जिसके बाद एक एक करके बाकी मुमालिक भी इस वॉर में धकेले गए। वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया की दो बड़ी मेजर अलायंस के बीच में लड़ा जा रहा था, जिसमें एक तरफ थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर करके बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट। इन्हें अलाइड पावर या अलाइज करके बुलाया जाता है। अलाइज में चाइना और फ्रांस जैसे कंट्री भी जुड़े हुए थे, लेकिन शुरुआत में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस जंग का हिस्सा ना बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि यूरोप और एशिया में कुछ भी हो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना, मुझे अपने हाथ दूर रखने हैं। लेकिन जब साल 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका को भी इस वॉर में मजबूरन शामिल होना पड़ा। Since the unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. यहाँ पर जापान के कॉन्टेक्स्ट से चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाती है तो हम सबसे ज्यादा फोकस हिटलर और जर्मनी पर करते हैं, जापान की ज्यादा बात नहीं करते। असल में बात दरअसल ये, अर्ली 1900s में जापान में भी एम्पेरियलिज्म देखा जा रहा था, ठीक उसी तरह से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन मुमालिक दूसरे मुमालिक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कॉलोनाइज करने लग रहे थे, और यही चीज जापान भी कर रहा था। पाकिस्तान जैसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, ऐसे ही 1940 तक जापान के अंडर इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, लाओस और चाइना के कुछ ईस्टर्न एरियाज, इन सब कंट्रीज पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। ये जापानीज कॉलोनाइजर बात करते थे ग्रेटर एशिया की, कि हम एक ऐसा एशिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो, लेकिन ये बातें सिर्फ कहने की थी। रियलिटी में ये बाकी कॉलोनाइजर्स की तरह जमीन पर कब्जा करते थे वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि इनको खुद को मुनाफा मिल सके। सबसे बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया था 1931 में। चाइना के नॉर्दर्न में एक एरिया था मंचूरिया, वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया। नॉर्थ में इनका प्लान था मंगोलिया और सोवियत यूनियन के कुछ एरियाज पर कब्जा करेंगे, और साउथ में इनका प्लान था वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के कुछ एरियाज को कब्जा करेंगे। साउथ में बात क्या थी, ये जो आज के मुमालिक हैं वियतनाम, कंबोडिया, उस वक्त ये फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना करके बुलाया जाता था। तो अगर जापान यहाँ पे कब्जा करना चाहता तो उन्हें पहले फ्रेंच एम्पायर को हराना पड़ता। यहाँ पे
1940s में यही हुआ, उन्होंने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और यहाँ पर कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसा करने से जापान वर्ल्ड वॉर 2 का एक पार्टिसिपेंट बन गया। अमेरिका ने ये देखा कि एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक मुमालिक के खिलाफ जंग छेड़े जा रहा है और उन पर कब्जा कर रहा है, और दूसरी तरफ जापान है जो एशिया में यही चीजें करने लग रहा है। हम यहाँ वॉर में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहते अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए। तो क्यों ना इकोनॉमिकली कुछ एक्शन लिया जाए। तो अमेरिका एक्चुअली में कॉपर, आयरन और स्टील जो के बड़े असेंशियल रिसोर्सेज हैं, जापान में एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा देता है। उम्मीद ये थी कि जापान ये देखकर एक्सपेंशन बंद कर देगा और सुकून से बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिस्पॉन्स में अमेरिका जापान को तेल देना भी बंद कर देता है। उस वक्त ऑयल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स था जापानीज लोगों के लिए, और जापान में 80% तक ऑयल अमेरिका से आता था। और अमेरिका ने कहा कि हम एक ही शर्त पर तुम्हें ऑयल देंगे कि चाइना के जो एरिया जिनको तुमने ऑक्युपाई किया हुआ है वहां से निकलो और जर्मनी और इटली से अपनी अलायंस को तोड़ो। लेकिन इसका मतलब ये था कि जापानीज लोगों के जो अपने सपने थे ग्रेटर एशिया बनाने के, वो खत्म करने पड़ते जापानीज एम्पायर को। तो जापानीज एम्पायर ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया के जो एरियाज हैं वहां पर तेल और बाकी के रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, तो क्यों ना इन एरियाज पर कब्जा कर लें और अपना खुद का तेल निकाला जाए, फिर अमेरिका पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस वक्त इंडोनेशिया एक डच ईस्ट इंडीज था जो कि डच के कंट्रोल में था, और मलेशिया उस वक्त ब्रिटिश मिले था। ब्रिटिश और डच दोनों अमेरिका के अलाइज थे, तो अगर इन दोनों मुमालिक में से किसी एक पर भी हमला कर दिया तो अमेरिका हम पे हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के दोस्तों पर हमला किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा हो सकता है अमेरिका हम पे हमला ना करे। तो उसके बाद जब हम फिलीपींस कंट्री पे कब्जा करने जाएंगे, जो कि एक्चुअली में अमेरिका की टेरिटरी थी उस वक्त, अमेरिका ने फिलीपींस को ऑक्युपाई कर रखा था, कॉलोनाइज किया हुआ था, तब तो पक्का अमेरिका हम पर हमला कर देगा, क्योंकि हम उनकी टेरिटरी छीन रहे होंगे। और ग्रेटर एशिया का सपना कैसे पूरा हो सकता है बगैर फिलीपीन के। तो एक ही ऑप्शन बचता है अब हमारे पास, हम इन सारे एरियाज को ऑक्युपाई करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे। लेकिन अगर इन केस अमेरिका हम पर हमला कर दे तो उन्हें चुप करवाना पड़ेगा पहले। अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है, अगर एक लंबी लड़ाई चली तो हम अमेरिका से हार जाएंगे। लेकिन अगर हम अमेरिका की एयर बेसिस पर चुपके से जाकर पहले हमला कर दें, तो अगर हम उनके सारे फाइटर जहाज उड़ा देंगे तो वो कैसे हमला करेंगे हम पर। इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर एयरबेस पे सरप्राइज अटैक करता है। 350 से ज्यादा जापान के नेवी एयरक्राफ्ट हमला करते हैं, बॉम्ब्स गिराते हैं, और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 यूएस नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद जापान जाके फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है। रियलिस्टिकली देखा जाए तो जापान ने जो करा वो बेवकूफी वाली चीज थी। बच्चे ऐसी सोच रखते हैं कि पहले मैं हमला कर दूं ताकि वो मुझ पर हमला न कर सके, और फिर जाके मैं उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लूं। और वैसे भी अमेरिका ने कहा है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा वॉर में, तो मैं सेफ हूँ। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप यूएसए जैसी बड़ी कंट्री के टेरिटरी पर कब्जा करोगे या उनकी एयरबेस पे हमला करोगे और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो हमला नहीं करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियसली अमेरिका भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि वो भी वॉर में आ रहा है। जापान के खिलाफ अमेरिका जंग छेड़ देता है। यही वो वक्त था जब अमेरिका जंग में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, और ऐसा देखकर नाजी जर्मनी और इटली अमेरिका के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं 3 दिन बाद। 1941 के एंड तक वर्ल्ड वॉर 2 अपने फुल स्विंग पे थी। इन सारे बड़े कंट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी थी। इसके बाद वॉर की ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए 1943 में इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है खुद को गोली मारकर, जिसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर जाता है। तो एक्सिस पावर में पीछे सिर्फ जापान बचता है जिसने सरेंडर नहीं किया था। लगातार लॉसेस के बाद भी जापानीज एम्पायर सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था। असल में बात दरअसल ये थी कि जापानीज की आम आवाम का भारी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उस वक्त के जापानीज एम्पायर हिरोहितो लोगों से अपनी पूजा करवाया करता था, और हैरानी की बात यह है कि जापानीज लोग भी उसे अपना खुदा समझते थे। जो भी हिरोहितो ने कह दिया लोग अंधाधुंध उस पे यकीन कर लेते थे, और जो लोग ऐसा नहीं करते थे उन्हें मुल्क का गद्दार समझा जाता था। तो अगर जापानीज एम्पायर ने कह दिया कि हम दूसरे मुल्कों पर जाकर कब्जा करेंगे और वो भी उनकी बेहतरी के लिए,
लिए तो जापानीज लोग अपने एम्पायर की बात को मानते थे। अगर वो जंग पर जा रहे थे तो कहते थे कि हम अच्छे पर्पस के लिए जा रहे हैं। जापान में अगर कोई जंग से पीछे हटता था तो उसे हंट डाउन करके मार दिया जाता था। इसी तरह जापानीज जो कल्चर थे और ट्रेडिशंस थे उनको बहुत ही गलत तरीके से मॉडिफाइड किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनका बुशिडो समुराई ट्रेडिशन। इस समुराई ट्रेडिशन के मुताबिक एक समुराई को हमेशा मौत से अवेयर रहना चाहिए और मौत को दी एंड की तरह नहीं देखना चाहिए और ना ही इससे डरना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस समुराई ट्रेडिशन को मॉडिफाइड करके लोगों को ये बताया कि एक समुराई वो होता है जो एम्पायर के लिए अपनी जान दे दे, जो समझता है एम्पायर के लिए जान देना मेरी खुशकिस्मती है और दुश्मनों के सामने सरेंडर करना मेरी बेइज्जती है। अगर इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा तो लोग अपनी जान देने से नहीं डरेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जापानीज लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया सुसाइड अटैक करने के लिए। जापानीज एयरफोर्स ने एक यूनिट बनाई जिसे कामिकाजे कहा गया। इस यूनिट के पायलट्स को सिर्फ इसलिए तैयार किया गया कि वो अपने जहाजों में बैठकर अपने जहाज उड़ाकर दुश्मनों के वॉरशिप में जाकर क्रैश कर दें और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो सुसाइड बॉम्बिंग। और इतना ही नहीं, यहाँ तक के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने साथ एक एक्सप्लोसिव बांधकर दुश्मनों के टैंकों के नीचे लेट जाएं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक लोगों का ब्रेन वॉश किया गया? लेकिन ऑब्वियसली हर कोई ब्रेन वॉश नहीं होता था। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कामिकाजे पायलट्स की जो अपने मिशन से पहली रात पूरी रात भर रोते थे और अपने घर वालों को चिट्ठियां लिखते थे और सवाल करते थे क्या वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए या अपने लिए। अमेरिका और बाकी के एलाइज कंट्री उम्मीद लगाए बैठे थे कि जापान ने वॉर के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है और भूखमरी बहुत ज्यादा हो गई है। शायद अब जापान की आवाम अपने एम्पायर के खिलाफ खड़ी हो जाए और आवाम के प्रेशर में आके एम्पायर सरेंडर कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अमेरिका ने देखा कि अब कोई रास्ता बचा नहीं तो जापान में सीधा इन्वेजन किया जाए, मतलब कि अपनी आर्मी को वहां पे भेजे और वहां जाकर वो जापान के एम्पायर को ओवरथ्रो करे। इसीलिए अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल। अमेरिका और जापान के बीच आखिरी लड़ाई लड़ी जाती है द बैटल ऑफ ओकिनावा, जो कि लड़ी जाती है 1 अप्रैल 1945 से लेकर 22 जून 1945 के बीच में। नक्शे में आप देखेंगे तो जापान के साउथ में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। अमेरिका अपनी आर्मी भेजता है ताकि फिजिकली जाके इस आइलैंड पर कब्जा किया जा सके और कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में आए तो उसे हटा दिया जाए। इसके बाद हम अपना फुल ऑपरेशन स्केल करेंगे, ऑपरेशन डाउनफॉल। लेकिन ये ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका के रख देती है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ता। आखिरी बचा हुआ जापानीज सिपाही भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता। लगातार कामिकाज़े अटैक देखने को मिले, एक के बाद एक सुसाइड बॉम्बर्स, और सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि अमेरिकन फोर्सेस को जापानीज फोर्सेस को हराना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी वजह से बैटल ऑफ ओकिनावा को ब्लडीएस्ट बैटल कहा जाता है। इवेंचुअली अमेरिका ने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, जिसमें 12,000 अमेरिकन सोल्जर मारे गए, 50,000 से ज्यादा सोल्जर इंजर्ड हो गए। दूसरी तरफ 1,10,000 जापानीज सोल्जर मारे गए। ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को ओकिनावंस बुलाते हैं और इस एक लड़ाई में 1 लाख ओकिनावंस मारे गए जो कि सिविलियंस थे। 25% ऑफ पॉपुलेशन इस आइलैंड की वहीं पे मारी जाती है। स्टैटिक्स देखते हुए अमेरिका ने सोचा कि इस स्ट्रेटेजी से हमारा ऑपरेशन तो काम नहीं करेगा, मतलब कि अगर हम अपने सारे सोल्जर्स को वहां पर भेज देंगे तो हम शायद जंग जीत जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? इस छोटे से आइलैंड पर ही सिर्फ 12,000 सोल्जर मारे गए और अगर इसी तरह हम ऑन ग्राउंड जापानीज को हराने की कोशिश करेंगे तो हमारे न जाने कितने और लोग मारे जाएंगे और ऊपर से जापानीज के कितने लोग मारे जाएंगे। अनइमेजिनेबल होगा ये सोचना। और ये लड़ाई इतनी लंबी खींचती चली जाएगी क्योंकि जापानीज लोगों का इतने बुरे तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि वो सरेंडर करने को तो तैयार ही नहीं। अमेरिका और बाकी के एलाइज ने ये सोचा कि कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा यहाँ पे जापानीज को सरेंडर करवाने
करने के लिए। 12 अप्रैल 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि काफी टाइम से अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड वॉर 2 से, जो गुजर जाते हैं और उस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जापान के मसले को सुलझाने की अब सारी जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर थी। तो अलग अलग ऑप्शंस कंसीडर किए जाते हैं यहाँ पर कि अगर जापान के एम्पायर के साथ निगोशिएट किया जाए तो शायद ये चीज काम कर जाए, लेकिन इन्हें लगा कि ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि जापान के एम्पायर ने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि वो किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा। इसी वक्त इन्हें पता चलता है टॉप सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट का, जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेटली काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर दुनिया का पहला एटॉमिक बम बनाने के लिए। 16 जुलाई 1945 को इस प्रोजेक्ट को टेस्ट किया जाता है न्यू मैक्सिको के, और ये सक्सेसफुली कामयाब रहता है। और यहीं पर ट्रूमैन को लगता है कि उन्हें अपना सॉल्यूशन मिल गया, तो अपने टॉप के मिलिट्री ऑफिसर के साथ ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इस बॉम्ब को गिराया जाए। कुछ ऑफिसर्स ने सजेस्ट किया क्यों ना जापान को एक वार्निंग दे दी जाए। 26 जुलाई 1945 पोस्ट डैम डिक्लेरेशन, यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, ये तीनों जापान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करते हैं। और अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका नतीजा होगा प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, यानी कि बुरे तरीके से तबाही। बिना ये सोचे कि क्या मतलब है इस तबाही का, जापानीज लोगों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है जिसका नाम एटॉमिक बम होगा। जुलाई 1945 तक जापान में लोग तंग आने लगे थे इस लड़ाई से। जापान में लोग भूख से मर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इकोनॉमिकली सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन जापान की आवाम अपनी मिलिट्री और अपने एम्पायर के खिलाफ खड़े होकर लड़ नहीं सकते थे जब तक कि मिलिट्री उन्हें सपोर्ट ना करती। 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस पोस्ट डैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 3 अगस्त 1945 को यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने डिसाइड किया कि जापान के ऊपर एटम बम गिराया जाएगा। 6 अगस्त 1945 बोइंग 29 जहाज हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है। इस जहाज में रखा है लिटिल बॉय नाम एटॉमिक बॉम्ब, जो कि बड़ा ही आयरॉनिक नाम है दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब के लिए, जो कि वॉरफेयर में यूज किया गया। ठीक 8:15 पर इस शहर पे बॉम्ब गिराया जाता है और अमेरिका दुनिया भर में एटॉमिक बॉम्ब गिराने वाला पहला मुल्क बन जाता है। उस दिन जो लोग मौजूद थे इस शहर में, जो बॉम्ब धमाके को सरवाइव कर गए, की दर्दनाक कहानी कुछ इस तरीके से है। वो कहते हैं कि धमाके के टाइम पे उन्हें इतनी तेज रोशनी दिखाई दी कि कुछ लोग टेम्पररी अंधे हो गए, और उसके बाद इतने तेज धमाके की आवाज सुनाई दी कि कुछ लोग परमानेंटली बहरे हो गए, उनके कानों के पर्दे फट गए। और फिर जो 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो जमीन पे था, उससे लोग इंस्टेंटली वेपराइज हो गए जो वहां पे मौजूद थे। लोग भाप बनकर उड़ गए, लेकिन उनकी परछाई जमीन पर रह गई। और जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए, वो एक्चुअली में समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ हुआ क्या। इससे पहले कि लोग कुछ समझने की कोशिश करते, धमाके की एक तेज लहर ने वहां पर एक तूफान बर्पा कर दिया। और कुछ देर बाद जब तूफानी हवाएं थम गईं, तो लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो उन्हें सिर्फ ब्लैक टॉक्सिक डस्ट दिखाई दिया। ये सब इतना अनबिलीवेबल था कि 15 मिनट पहले आसमान नीला दिखाई दे रहा था और अब सब कुछ काला काला और टॉक्सिक फम्स भर चुका है। 70% के करीब बिल्डिंग हिरोशिमा में बिल्कुल खत्म हो गई। जो शहर था वो अब शहर बचा ही नहीं था। लाइट इमेज देखिए धमाके से पहले और धमाके के बाद की, और जो बचे हुए सर्वाइवल्स की बॉडीज की हालात थी वो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बस इतना कहूंगा कि लोगों की अपने जिस्म से खालें उतरने लगी थी और लोग प्यास से तड़प रहे थे। और ब्लास्ट के करीब आधे घंटे बाद बारिश आने लगती है, लेकिन वो बारिश नहीं थी, ये टॉक्सिक गैसेस और मॉइस्चर का मिक्स होना था। आसमान से पानी नहीं, ग्रीस टपक रही थी जो कि बेहद जहरीली थी। बारिश की एक एक बूंद ब्लैक कलर की थी। आमतौर पर हमारे यहाँ कोई डिजास्टर हो जाता है तो एम्बुलेंसेज आती हैं, हेल्थ वर्कर आते हैं, लेकिन इस बॉम्ब धमाके की वजह से 19% तक हेल्थ वर्कर मारे गए। कितने ही हॉस्पिटल्स इसमें तबाह हो गए। तो लोगों की मदद करता कौन? इस धमाके में जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मारे गए रेडिएशन सिकनेस की वजह से। इस धमाके के बाद मिलिट्री के अफसरान ने
मीटिंग करने से भी मना कर दिया। कौन सी बड़ी बात है, एक बॉम्ब ही तो गिरा है जो थोड़ा सा बड़ा था, और सरेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जापानीज एम्पायर ने अभी भी सरेंडर करने से मना कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और एटम बॉम्ब गिरा देता है, इस बार नागासाकी के ऊपर। एक बार फिर से जापान की तरफ बोइंग 29 जहाज जाता है, लेकिन इस बार एक बड़े बॉम्ब के साथ जिसका नाम होता है फैट मैन। इस धमाके के बाद जो मशरूम क्लाउड बनता है वो और भी ज्यादा बड़ा बनता है। इमीडिएटली 40,000 लोग मारे जाते हैं और 6.7 किलोमीटर के रेडियस का एरिया तबाह हो जाता है। हालांकि नागासाकी पर गिराया जाने वाला बॉम्ब पहले से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस बार कम कैजुअलिटीज होती हैं। इसकी बहुत सारी वजह हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हिरोशिमा के बाद बाकी शहरों में पैनाफ्लिट बढ़ चुके थे कि आपके शहर में भी कुछ इस तरह से हो सकता है, इसीलिए लोग शहरों के सेंटर से मूव कर गए थे। और नागासाकी शहर पहाड़ियों के इर्द गिर्द घिरा हुआ था, इस वजह से इस बॉम्ब का इम्पैक्ट कम हुआ। इस बॉम्बिंग के दौरान 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 95% तक लोग सिविलियंस थे। इसके बाद फाइनली जापानीज काउंसिल मिलता है सरेंडर करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों में डर बैठ जाता है कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सारे शहरों पर बॉम्ब गिरा देगा। लेकिन काउंसिल में बैठे अभी भी कुछ लोग खिलाफ थे सरेंडर के। जब सरेंडर को लेके वोटिंग की जाती है तो वोटिंग का रिजल्ट 3-3 निकलता है। 3 लोग सरेंडर करने के खिलाफ थे और 3 लोग करना चाहते थे। इस टाई ब्रेकर को तोड़ने के लिए जापानीज एम्पायर से पूछा गया कि क्या किया जाए। फाइनली जापानीज एम्पायर मान जाते हैं सरेंडर करने के लिए। सरेंडर करने के पीछे एटम बॉम्ब इकलौता रीजन नहीं था। एक्चुअली में नागासाकी पर बॉम्ब गिरने से पहले सोवियत यूनियन ने भी जापान पर हमला कर दिया था। नॉर्थ कोरिया में जो चाइना का एरिया था मंचूरिया करके, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, इस एरिया पर सोवियत यूनियन कब्जा कर लेता है। तो एक तरफ से यूएसए बॉम्ब गिराया जा रहा था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन इनके इलाकों पर कब्जा किए जा रहा था। और जो जापान की बाकी टेरिटरीज थी वहां पे भी लोगों का गुस्सा जाग रहा था। यही वजह थी कि जापानीज एम्पायर को सरेंडर करना पड़ा। और 15 अगस्त 1945 को ये वर्ल्ड वॉर 2 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जापान में जिन लोगों पर रेडिएशन का असर पड़ा था, ऑब्वियसली उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। वो डिसेबल्ड रह जाते हैं, उनके बच्चों में डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन थैंकफुली अच्छी खबर यहाँ पर ये होती है कि रेडिएशन के सिम्टम्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा खतरनाक नहीं होते। क्या अमेरिका की तरफ से ये जस्टिफाइड था बॉम्ब गिराना, 2 लाख लोगों की जान लेना? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने कभी भी माफी नहीं मांगी और ना ही कभी कोई पछतावा शो किया। हैरी ट्रूमैन का यही कहना था कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे थे, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, न्यूक्लियर बॉम्ब या ऑपरेशन डाउनफॉल। लेकिन जापान की सिचुएशन ही कुछ इस तरीके से थी, ऑपरेशन डाउनफॉल में बहुत सी जानें जाती। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दुनिया को सबक मिल पाया इस इंसिडेंट के बाद कि हमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करने हैं। थैंकफुली उसके बाद आज तक किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। होपफुली आने वाले टाइम में भी ये चीज इसी तरह कंटिन्यू रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।